यस सर। ठीक है। एक और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलॉय की, कि दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर, इसलिए हम इनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। ठीक है। ऑल्सो इसमें भी लिख लो, इसके पहले ये हम यहां से एक और पॉइंट क्या है इसका वो भी लिखना है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब वो बर्न नहीं होते। सो alloys are used in electrical heating devices. So alloys are used in electrical heating devices. समझ में आया क्या? अब कौन कौन से alloys यूज करते हैं? ठीक है। जैसे सबसे पहले याद रखो नाइक्रोम, सबसे पहले याद रखो नाइक्रोम। नाइक्रोम जो अलॉय है निकल और क्रोमियम से बनता है, इज यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल हीटिंग appliances like toasters, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर एटसेट्रा। समझ में आया क्या? वाटर हीटर, ये भी लिख लो। ठीक है। देन इसके अलावा मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटीन। मैंगनीन जो होता है वो कॉपर, निकल और मैग्नीशियम का एलॉय होता है। ठीक है। और कॉन्स्टेंटीन जो होता है कॉपर और निकल का होता है। ये भी एलॉयज है। इनको हम यूज करते हैं, आर यूज्ड इन एलॉयज। इनके जो ये एलॉयज है आर यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस वायर्स। रेजिस्टेंस वायर्स या इनको रजिस्टर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे वायर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंपेयर टू प्योर कंडक्टर ज्यादा होता है। प्योर मेटल क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इनका यूज क्या करते हैं हम इन रेजिस्टेंस वायर्स का? किसी भी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कम करना है तो ऐसे वायर यूज करते हैं, क्योंकि अगर प्योर कंडक्टर यूज करेंगे तो हाई करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया क्या? प्योर कंडक्टर अगर यूज करेंगे कॉपर एल्यूमिनियम तो हाई करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हमें किसी सर्किट में करंट की वैल्यू कम करनी है तो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटीन एलॉयज को यूज करते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस वायर्स। समझ में आया? टू रिड्यूस amount of electric current in circuits। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बल्ब में कौन सा क्या यूज करते हैं बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए? टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? टंगस्टन। टंगस्टन। टंगस्टन is used to make filament of bulb। इसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है और ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। समझ में आया कि वरना बर्न हो जाएगा तो फिर बल्ब खराब हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जहां हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहां हम लो रेजिस्टिविटी वाला वायर लेते हैं, जैसे प्योर कंडक्टर्स लेते हैं। जहां हम हायर रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहां हम हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर लेते हैं, जैसे एलॉयज। बिकॉज एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है कंपेयर टू प्योर मेटल ज्यादा होती है।
एंड वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है हाई टेम्परेचर के लिए, इसलिए वो बेस्ट सुटेबल है फॉर हीटिंग डिवाइसेस। समझ में आया? मान लो हम कॉपर या एल्यूमिनियम लेंगे प्योर, तो वो गर्म ही नहीं होगा वायर, तो फिर कैसे इसका यूज करेंगे हम हीटिंग डिवाइसेस में? समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। अब यस सर। रजिस्टिविटी के बेसिस पर ही हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और इंसुलेटर्स की सबसे ज्यादा होती है और सेमीकंडक्टर्स की बीच में होती है। समझ में आया? या फिर रेजिस्टेंस के टर्म्स में बोल सकते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। समझ में आया? देन सेमीकंडक्टर का, देन इंसुलेटर का। समझ में आया तक? यस सर। सो फर्स्ट लिखो कंडक्टर। So those substance which have very low resistance and allow electricity to pass through it. Called conductors. So हम जो कनेक्टिंग वायर वगैरह होते हैं जहां पर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है, वहां पर क्या यूज करते हैं? कंडक्टर। सो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आया क्या? जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं? देखो, कंडक्टिविटी किस हिसाब से डिसाइड होती है कि जब हमने सोर्स लगाया, एक्सटर्नल सोर्स, और करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन होती है? चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होंगे जब वो फ्री होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो होंगे। जो इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ उसके ऑर्बिट में बाउंडेड है वो फ्लो होगा क्या? नहीं सर। नहीं। कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? जो वैलेंस ऑर्बिट से निकलकर फ्री हो जाते हैं। सो वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो लूजली बाउंडेड हो। तो ऐसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, मींस मेटल्स में बहुत ज्यादा होते हैं। किन में बहुत ज्यादा होते हैं? मेटल्स में। मेटल्स में, प्योर मेटल्स में बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो, जैसे बैटरी या सेल, जो फोर्स लगाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। किस तरफ मूव करने लग जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और करंट फ्लो होता है उनके अपोजिट। सो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा चार्ज फ्लो होगा तो अच्छा करंट बनेगा। समझ में आया क्या? यस सर। सो गुड अमाउंट ऑफ करंट के लिए गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में है? कंडक्टर में। यस सर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री, इनिशियली फ्री नहीं होते हैं वो। हाँ, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, हमेशा फ्री नहीं होते। कोई एक्सटर्नल सोर्स फोर्स लगाओगे तो फ्री हो जाएंगे। ऐसे तो वो वैलेंस ऑर्बिट में रहते हैं। समझ में आया? बट लूजली बाउंडेड। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इन कंडक्टर्स से ही हम रेजिस्टेंस वायर भी बनाते हैं यूजिंग एलॉय। उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। समझ में आया क्या? ऐसे वायर जिनका रेजिस्टेंस ठीक ठाक हो। इनका तो बहुत कम होता है, प्योर कंडक्टर का तो। समझ में आया? बट कहीं कहीं पे हमें रेजिस्टेंस वायर्स का भी यूज जरूरत पड़ती है। उनको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। तो वो किससे बनते हैं? एलॉय से। समझ में आया क्या? यस सर। देन सेकंड इज सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी अगर मैं बोलूं तो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है।
और रेजिस्टिविटी बोलूं तो कंडक्टर से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes, होते sir. तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स are the materials having resistance in between conductor and insulator। समझ में आया? Yes, sir. मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, कंडक्टर में पहले लिखवाया हुआ है, एक बार और लिख लेंगे। अच्छा, एक और चीज, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर एल्यूमिनियम, इनका नंबर आता है कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड। तो सिल्वर की जगह हम वायर जितने भी होते हैं मैक्सिमम कॉपर के होते हैं, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम के भी होते हैं। सो सिल्वर का क्यों नहीं यूज करते? सर बिकॉज कॉस्टली होता है। कॉस्टली हाँ, है। कॉस्टली होते हैं। जितना हम एनर्जी बचाएंगे उससे ज्यादा तो हम गवा देंगे, इतना कॉस्टली है वो। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिखना है हमें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance of conductor increases। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर। समझ में आया क्या? तो अपोजिशन मिलता है हाई टेम्परेचर पर ज्यादा बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस इज मोर एट हाई टेम्परेचर। आया समझ में? Sir. हाँ, तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मींस इनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। समझ में आया? लेकिन एक चीज इनमें अच्छी होती है, इसलिए इनका यूज भी बहुत किया जाता है। क्या बात इनमें अच्छी होती है? कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। उल्टा है इनके साथ, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों कम होता है? देखो, सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह इतने ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। इंसुलेटर के तो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, कितना भी एनर्जी दे दो वो निकलेंगे ही नहीं, फ्री नहीं होंगे इंसुलेटर के। समझ में आया क्या? हाँ, सुन रहे हो सब लोग? इंसुलेटर जैसे रबर, ग्लास, वुड, इनके जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। उनको थोड़ा बहुत भी आप टेम्परेचर बढ़ा दो वो फ्री नहीं होंगे, एनर्जी दे दो तो फ्री नहीं होंगे। बट सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। हो सकता है आप एक्सटर्नल सोर्स लगाओ, बैटरी लगाओ, करंट फ्लो ना होए, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो करंट फ्लो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ा के बैटरी लगा दो, करंट फ्लो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ध्यान से सुनो। ऑल ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से, बट समझने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये एटम से और जो इनके इलेक्ट्रॉन से उनको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस ऑर्बिट से निकलकर फ्री हो जाएंगे एक्स्ट्रा। वैसे तो वो बट टेम्परेचर पर हो जाएंगे। समझ में आया क्या? ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता, ऐसा किस में होता है? सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से मुझे बताओ फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा या कम हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे। आवाज आ रही है ना? हाँ, Yes, sir. बढ़ रहे हैं। समझ में आया? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से मुझे बताओ करंट बढ़ेगा या कम होगा? करंट कम नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। कंडक्टर में करंट ज्यादा क्यों बनता है? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। वही चीज हमने सेमीकंडक्टर में कर दी। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए तो करंट बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया।
करंट का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का कम होना ही हुआ ना, समझ में आया Yes. क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ temperature of semiconductor, रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। क्यों? याद रखो, बिकॉज, यही लिख लेता हूं, बिकॉज with increase in temperature, number of the electron increases। समझ में आया क्या? Yes, sir. देखो सबने, Sir, 1 minute. Yes, sir. Done. देखो नेक्स्ट लिखो इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इन्फिनाइटली हाई होता है। इन्फिनाइटली हाई मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो जब आप बैटरी लगा भी दोगे तो कौन फ्लो होगा? कोई भी फ्लो नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए फ्लो होने के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट जीरो। करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ हाँ। Yes, sir. So those substances which do not allow current to pass through them and have infinitely high resistance are called as insulators। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के, ठीक है। इंसुलेटर के क्या होते हैं? और कंडक्टर के तो पता ही ना, एग्जाम्पल्स जनरली मेटल्स, ठीक है, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? ग्लास, रबर, वुड, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर होते हैं। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. लिख लो। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। और रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? ईशान, Yes, sir. Sir, क्लास में ध्यान resistivity दो। डिपेंड करती है। Sorry, सर sir. रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। मटेरियल और टेम्परेचर पे, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करती है? ईशान, मैं आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो, तुम बात कर रहे हो इधर उधर। हाँ Sorry, sir. मैं कुछ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, तो रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? कोई तो बताओ, किसी को तो पता होगा। सर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। हाँ, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। बताओ क्या है? शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, जैसे लेंथ, एरिया? नो सर। नहीं नहीं करती। सर, नहीं ठीक है। करते। हाँ, अब देखो ये पूरा टॉपिक होने के बाद मैंने ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, तो ओम्स लॉ क्या लिखा था? ओम्स लॉ क्या लिखा था? कि किसी भी वायर से जो करंट फ्लो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये होता है ना। यस सर। करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड के बाद क्या लिखा था? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कब तक रहेगा? प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, कि टेम्परेचर भी चेंज ना हो और अदर फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ, एरिया, मटेरियल, ये सब चेंज ना हो, तो ओम्स लॉ वैलिड होता है। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ, एरिया, मटेरियल ये चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है पोटेंशियल आप डबल करो, करंट डबल ना हो। समझ में आया क्या? बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया। सो उस केस में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं वैलिड होगी, इसलिए वो लास्ट लाइन लिखना जरूरी होता है। ओम्स लॉ में हम क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, provided temperature and, आवाज आ रही है ना? यस सर। and other conditions remain unchanged, other physical conditions। ईशान क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों आ रही है फालतू में? रिमूव करूं क्लास से? हाँ, if you are not serious in the class then मत पढ़ो फिर ऐसे, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, हंसी मजाक बाद में करना क्लास के। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सो इस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? सो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो हमसे पूछा है फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose length is 10 centimeter, diameter is 20 millimeter, and resistance is 10 ohm। तो इसका हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यस, क्या फॉर्मूला है? सर रो एल अपॉन ए। रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 10 ओम। हमें लेंथ गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10 बाई 100 मीटर, 100। मतलब 1 बाई 10 मीटर। एरिया, यस एरिया ऑफ वायर, वायर का हमें डायमीटर गिवन है, ये वायर है, इसका हमें डायमीटर गिवन है। तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना एरिया। यस तो सर। पाई इंटू आर, यस सर। डायमीटर है 20 mm, तो रेडियस होगा 10 mm। 10 mm यस समझ में आया?
तो उसको मिलीमीटर में रखेंगे या मीटर में? सब मीटर में। तो रेडियस होगा d/2, तो 20/2 10 मिलीमीटर, और या फिर ये होगा 10/1000 मीटर। समझ में आया? 10 से 10 Yes, कैंसिल, तो पाई इंटू 100 1/100 का स्क्वायर, ये एरिया आएगा। समझ में आया क्या? यस यस तो एरिया कितना आएगा? पाई अपॉन ये 10 का स्क्वायर मतलब 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। समझ में आया क्या? यस सर यस सर। हमें R गिवन है, हमें L गिवन है, हमें A गिवन है, हमें पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये पूछा है हमें। बच्चे जल्दबाजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही समझते हैं। मैंने बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी। समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RA/L, ये बन जाएगा ना। R कितना है? यस सर। 10, A कितना है? पाई/10⁴। समझ में आया? अपॉन L, ये A मैंने पुट कर दिया, R पुट कर दिया, L कितना था? 1/10। 1/10 तो 1/10 या ऊपर पुट करूंगा तो 10 ऊपर आ जाएगा। यस समझ में आया? सर। तो आंसर आएगा पाई/100। सोल्व कर लेना, ओम मीटर, ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या? यस सबको समझ में आ गया कैसे किया? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट की है, बस क्वेश्चंस में से देख के डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से एरिया निकाला, एरिया की वैल्यू पुट की, साइन कन्वेंशन सॉरी यूनिट कन्वर्जन ध्यान से रखना है, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। मिली सेंटीमीटर है तो मीटर, मिलीमीटर है तो मीटर, ऐसे कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं डायरेक्ट देखा और पुट कर दिया, D20 तो 20 पुट कर दिया, R10 है तो 10 पुट कर दिया, लेंथ 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में पुट कर दिया, नहीं मीटर में कन्वर्ट करो सबको। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। Yes, sir. नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। if a wire of resistance 2 ohm, if a wire of resistance 2 ohm is redrawn by pulling it doubled, what is its new resistance? समझ में आया क्वेश्चन? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसको हमने पुल करके लेंथ डबल कर दी है, पुलिंग इट डबल्ड। इसका मतलब क्या है? पुल हमने उसको खींचा है, स्ट्रेच किया है और लेंथ को डबल कर दिया है, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ पहले, है ना। अभी रुक जाओ, देखो बच्चों को पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। तो लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, वो आंसर 4 ओम लगा देंगे, आंसर लिख के आ जाएंगे 4 ओम। गलत है, लेकिन गलत है। अगर लेंथ डबल कर दो तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स उस केस में होगा अगर आप एरिया को चेंज ना करो। समझ में आया? जैसे ये L लेंथ है, इसमें मैंने एक और वायर लगा दिया L लेंथ का, तो फिर दोनों का रेजिस्टेंस मिला के 2R, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर मैंने एक और वायर उसमें ऐड कर दिया तो और लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्योंकि एरिया जो है, एरिया कांस्टेंट एरिया, एरिया में कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया? बट अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं, जैसे ये वायर, इसकी L लेंथ है और मान लो इसका एरिया है
ये एरिया है ए, समझ में आया क्या? अगर मैं इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो बोले पतला होगा कि नहीं होगा? पतला है। पतला हो हाँ जाएगा ना। सर, इसकी पतला। लेंथ आपने 12 कर दी तो जो इसका एरिया है ये a/2 हो जाएगा। अगर लेंथ डबल तो एरिया हाफ हो जाएगा। कैसे कैसे निकाला मैंने? क्योंकि मुझे बताओ लेंथ वायर को स्ट्रेच करने से उसके वॉल्यूम में तो चेंज आएगा नहीं। वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? नो सर। नहीं नहीं सर। नहीं आएगा। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। समझ में आया? यस सर। तो मान लो इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, तो V1 इक्वल टू तो V2 रहेगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम एरिया था A। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू लेंथ, ऐसे निकालेंगे ना। यस यस सर। तो एरिया इनटू लेंथ। अब मान लो एरिया हो गया A डैश, तो लेंथ हो गई डबल। क्वेश्चन में लिखा है डबल, तो A डैश L से L कैंसिल, तो A डैश कितना आया? A/2 हाफ हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। अगर लेंथ डबल कर दोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम थोड़ा ना बढ़ रहा है यहाँ पे, हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो मुझे बताओ अगर मैं वायर को 3 टाइम्स कर दिया तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? A/3। A/3 हाँ, A/3। समझ में आया? ये- और हमें पता है एरिया लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया कम करने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे लेंथ भी बढ़ रही है और एरिया भी कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से डबल होगा और एरिया के हाफ करने से और उसका भी डबल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। चाहो तो फॉर्मूले से Yes, sir. समझो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A। 12/। मान लो इसका रेजिस्टेंस है नया R डैश, तो R डैश क्या होगा? रो, मटेरियल तो वही है। अब लेंथ कितनी हो गई? 2L अपॉन एरिया कितना हो गया? A/2। समझ में आया? तो 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 ρL/A। 4 टाइम्स हो गया। देखो समझ में आया क्या? ये ρL/A की वैल्यू क्या थी? R, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4R, और R की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 4 इंटू 2 कितना आंसर आएगा? 8। कुछ बच्चे फोरम भी लिख के आएंगे कि लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल। नहीं, यहाँ पे लेंथ भी डबल हो रही है और एरिया भी हाफ हो रहा है। समझ में आया क्या? यस। Yes, sir. हाँ, तो अगर स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो अगर लेंथ डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता है ट्रिपल, 3 टाइम्स लेंथ कर दी फुल करके, तो लेंथ तो ट्रिपल हो गई, एरिया 1/3 हो जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम्स। समझ में आया क्या? यस सर। देखो एक और क्वेश्चन लिखो। 2 conductors A and B of having radius in the ratio 3:1, length in the ratio 1:4, and resistivity in the ratio 2:1, then find the ratio of their resistances. Then find the ratio of their resistances. Solve करो। So 2 conductors, क्या आंसर आया?
1:18. 1:18 चेक करते हैं। दो कंडक्टर से मान ए और बी, इनका रेशियो रेडियस का रेशियो है 3:1, मतलब आर ए अपॉन आर बी है 3:1। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी का रेशियो क्या होगा? 9:1 होगा ना। 9:1. रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो समझ में आया। उसके अलावा और क्या गिवन है? लेंथ का रेशियो जो है लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी वो है 1:4। इसके अलावा रजिस्टिविटी का रेशियो, रजिस्टिविटी ऑफ ए अपॉन रजिस्टिविटी ऑफ बी वो है 2:1। तो मुझसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आर ए अपॉन आर बी पूछा है मुझे। आर ए क्या होगा? रो ए एल ए अपॉन ए अपॉन ये क्या होगा? रो बी एल बी अपॉन ए बी, ये होगा ना। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, अब इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, रो ए अपॉन रो बी इंटू एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. अब देखो यस सर। रो ए अपॉन रो बी कितना है? 2, तो इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने। एल ए अपॉन एल बी कितना है? 1/4, इसकी वैल्यू मैंने 1/4 पुट कर दी। और ए अपॉन ए बी 9 है, तो ए बी अपॉन ए क्या होगा? तो 2 से 2 टाइम्स, तो 1:18 सही आंसर आया। किस का आया? Sir, मेरा. वेरी गुड शिखर, लिख लो सब लोग। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू वायर एंड रजिस्टिविटी गिवन है 1 ओम मीटर। इस वायर की, इस मटेरियल की रजिस्टिविटी हमें गिवन है, कितनी है? 1 ओम मीटर। अब इसके थ्रू हमें दोनों केसेस में, ए केस ये है, बी केस ये है, दोनों केसेस में करंट बताना है। कंडक्टर एक ही है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग किया हुआ है। समझ में आया क्या? Yes. तो हमें पोटेंशियल पता है, दोनों केस में 16 वोल्ट की बैटरी लगी, तो करंट सिंपल I = V/R होगा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से हमें पता है ना, I = क्या होता है? V/R। समझ में आया? Yes, अब sir. ए वाले केस में, इस वाले डायग्राम को देख के हम रेजिस्टेंस बताएंगे। ए वाले केस में रेजिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो कितना है? 1। मुझे बताओ लेंथ कितनी है? 1 फर्स्ट वाले meter. केस में देख के बताओ। 1 हाँ? meter. 1 meter. कितनी है? 1 मीटर। देखो लेंथ वो होती है जिस लेंथ के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इसमें फ्लो होगा इस पूरे वायर में ऐसे, इस पूरे वायर में ऐसे करंट फ्लो होगा। समझ में आया क्या? 1 मीटर लेंथ में फ्लो होगा। आया समझ में? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है? जितने एरिया में वो फ्लो होगा, मतलब कितने एरिया में फ्लो होगा, इतने एरिया में फ्लो होगा ना। अगर मैं इसको बीच में दिखाऊं तो इतने एरिया में फ्लो होगा, इतने Yes, एरिया sir. में ये करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? तो ये Yes. एरिया कितना है? ये वाला एरिया कितना है? 0.25 square meter. 0.25। तो लेंथ की जगह तो 1 लिखूंगा और एरिया की जगह क्या लिखूंगा? 0.25 इंटू 0.25। समझ में आया? ये रेजिस्टेंस है। आया क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, तो 0.25 हटाऊंगा तो ऊपर 100 आएगा, 0.25 हटाऊंगा तो ऊपर 100 आएगा। ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो कितना आया? 16 ओम। 16. समझ में आया? Yes. तो करंट कितना फ्लो होगा? V कितना है? 16 अपॉन R भी कितना है? 16, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा ए वाले केस में? 1 एम्पियर। समझ में आया क्या? Yes. है ना? एक बार खुद से भी ट्राई करना बाद में। अब बी वाले केस में मुझे बताओ लेंथ कितनी है? Sir, 0.25 meter. यस, क्योंकि इस बार
ये वाली लेंथ, ये वाली इतनी लेंथ में जाना है। इस बार एरिया बढ़ गया है, समझ में आया क्या? ऐसे कभी मत सोचना कि एक वायर का या एक मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे लगाया सर्किट में। देखो ये भी वही मटेरियल है और ये भी वही मटेरियल है, ऐसे लगाया तो रेजिस्टेंस 16 ओम आया, ऐसे लगाया तो कुछ और आएगा। समझ में आया क्या? अब लेंथ कितनी है? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। वेरी गुड शिखर। एरिया, एरिया ये 6.25। वाला है पूरा। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला एरिया में से जाएगी अब पूरा करंट, इतने एरिया में से पास होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया लेते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर प्लेन वाला। तो इस वाले केस में एरिया कितना है? 0.25 स्क्वायर 1 मीटर। इंटू 0.25 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 0.25 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। रो कितना? 1, एल कितना? 0.25 अपॉन एरिया भी कितना? 0.25। 0.25 तो कितना आया? 1 ओम। 1 ओम। तो करंट होता है V बाई आर। समझ में आया क्या? V कितना है? 16 वोल्ट अपॉन R कितना है? 1। तो करंट कितना आएगा? 16 एम्पियर। देखो करंट बढ़ गया। हमने वायर को कुछ ऐसे लगाया कि करंट बढ़ गया, क्योंकि हमने एरिया बढ़ा दिया, लेंथ कम कर दी। अब ज्यादा एरिया है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस कम हो गया। आया क्या समझ में? यस यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हाँ सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरिया हमेशा कौन सा एरिया लेते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन वाला एरिया। समझ में आया? ऐसे फ्लो हो रहा है। और लेंथ कौन सी लेते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी के अलोंग जो कंडक्टर की लेंथ होती है वो लेते हैं। समझ में आया? यस सर। लिख लो। आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए क्लास के बाद सबको रिवीजन करना है। ये सारे क्वेश्चंस करके देखो खुद से, बिना देखे, तब जाके तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनने का ये चैप्टर। समझ में आया क्या? यस लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। बाय सर। बाय। शिखर लिख लिया? नो सर, राइटिंग। लिखो लिखो।